भिक्खू जी का हम स्वागत करते हैं। ऐसा निर्देश से ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और संविधान को, जैसा कि हमने इसलिए आज कुछ साथियों से और जिन साथियों ने कैंडल्स लगाए उनका गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अगर आप सभी की इजाजत हो तो सभी बोलेंगे मेरे साथ। मोमेंटो है जो हमने स्कूल के लिए भेंट किए मास्टर जी। नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को आपको पता है कि संविधान एक प्रकार से बनकर तैयार हुआ था और इसके 16 अनुच्छेद थे, उसे अंगीकृत कर लिया गया था और इसे हर बार 26 नवंबर को बनाया जाता। आज हम असरावा पहुंचे हैं, आदमपुर तहसील में, और भीमराव अंबेडकर वेलफेयर ये क्लब है, ये इसकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से हमारे साथ पहुंचे हैं भंथेश धमसिल। सर बताएं, आज संविधान दिवस है और आप इस पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्खु परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज जो ये संविधान बनकर के तैयार होने का जो ये उत्सव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान लागू हुआ, संसद में वहाँ लागू हुआ, लोगों को भिन्न भिन्न सुविधाएं मिलने लगी संविधान लागू होने के बाद। संविधान में लेकिन जो बातें लिखी हैं वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई, लेकिन जो बात पहले के संविधान लागू होने से पहले की हैं, जो जिनका आज भी बहुत बुरे परिणाम रहते हैं, जैसे जाति की जो व्यवस्था है, जातियों की जो है कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना रहती है, तो जाति को ख़त्म करने का मामला है। और जैसे बिना ज़रूरत की चीज़ें हमारे बीच में हैं, वो अभी तक ज्यों की त्यों हैं। तो संविधान का तो इतना ही है कि संविधान आज बन करके तैयार हो गया और उससे हमें बहुत कुछ मिला। आज जो भी हम जिस भी स्थिति में हैं, पढ़े लिखे, और हमें जो कुछ भी मिला वो संविधान लागू होने के बाद ही मिला और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बलिदान की वजह से मिला। संविधान दिवस बना रहे हैं, 70 साल देश को आज़ादी को हो चुके हैं। क्या लगता है, जो संविधान जो मूल रूप से लागू किया गया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो एक प्रकार से उसके पीछे सोच थी, या जो तमाम जो लोग थे, जो महापुरुष थे आज़ादी के आंदोलन के, उनकी सोच थी, क्या उस प्रकार से देश आज गतिमान है? आपको लगता है 70 वर्ष बाद क्या जो आज ये इतनी सारी समस्याएं एक प्रकार से दिख रही हैं संविधान के समक्ष, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि वो जिसको हम आज़ादी के लड़ने वाले या स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, वो कौन लोग हैं। उनके नाम यदि हमारे सामने आए तो ही हम बता पाएंगे कि उनके अनुरूप देश चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यही नहीं पता अभी तक तो कि स्वतंत्रता सेनानी थे कौन, अभी तक तो ये नहीं सिद्ध हो पाया। तो यदि आप उनके नाम लेकर के बताएं कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने देश को आज़ाद किया, तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन विशेष करके जैसा बाबा साहब चाहते थे उसमें कुछ तो हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो कुछ तो हुआ है, और बाकी जो नहीं हुआ उसमें बाबा साहब का दोष नहीं है और ना ही उसमें संविधान का दोष है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था और उनकी चाहत भी थी कि ये संविधान मैंने जिन लोगों के लिए लिखा है, वो स्वयं इस संविधान को जिस दिन चलाने लगेंगे, स्वयं वो इसको लागू करने लगेंगे, तो वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अभी तक उन लोगों को संविधान को चलाने का अवसर नहीं मिला है, संविधान की धाराएं को, संविधान के सिस्टम को लागू करने का अवसर नहीं मिला है। देश के प्रधानमंत्री अभी तक उनमें से कोई नहीं बना है।
देश में विभिन्न विचारधाराओं की सरकारें आई, लेफ्ट विंग, राइट विंग, कभी मिडल विंग, तमाम तरह की अलग अलग विचारधाराओं ने अलग अलग दौर में राज किया। बड़े बड़े समाजवादी नेता भी आए, लेकिन जो समाजवाद की अवधारणा प्रस्तावना में लिखी गई, क्या आपको लगता है कि वो एक प्रकार से इस देश में हुई है परिकल्पित? मैं समझता हूँ उसमें कुछ नहीं हो पाया। जो कुछ हुआ है वो हमारे कुछ लोगों के स्वयं के प्रयासों से हुआ है। उसमें उन राजनेताओं का या सरकारों का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि उन्होंने जो संविधान से अधिकार मिलने थे वो भी नहीं दिए हैं। तो इसलिए सरकारों का इतना योगदान नहीं रहा है। ये तो लोगों का यूँ समझो कि भाई स्वयं उन्होंने मेहनत की, और जो भी है जैसा तैसा थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती ही उन्होंने जैसे उनमें वो ले पाए हैं। अन्यथा सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं दिया विशेष करके भी कोई विशेष चीज़ दी हो। सरकार तो जब लोग अपने लिए सरकार बनाएंगे, अभी लोग दूसरों के लिए सरकार बना रहे हैं, तो अभी अपने लिए सरकार नहीं बनाया। जिस दिन जिनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, तो वो लोग जब अपने लिए सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, तभी वो अपनी चीज़ों को ले पाएंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप बौद्ध धर्म से आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले हिंदू थे, सुनने में ही आया, बाद में वो दुखी होकर इस जातीय व्यवस्था से या वर्ग व्यवस्था से बौद्ध धर्म की तरफ वो चले गए, जिसे आप बौद्ध धर्म कहते हैं। इसे बाद में अवधारणा धर्म दे दिया गया, नाम इसे बौद्ध का। बौद्ध धर्म क्या एक साधन है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का, एक साध्य बन सकता है आपकी नज़रों में? बिल्कुल बिल्कुल, बौद्ध धर्म ही आज दुनिया को आवश्यकता है। यदि इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ बौद्ध धर्म बचा सकता है। अभी आप चाहे किसी बीमारी को देख लें, या किसी भी, जैसे पिछले दिनों एक संक्रमण ऐसा आया, सिर्फ जहां बौद्ध कंट्री हैं वहीं पे सबसे पहले कंट्रोल हुआ, और वहीं पे किसी तरह की कोई बाधा भी नहीं आई। तो इसलिए बौद्ध धर्म मनुष्य को एक दूसरे के साथ मिलाता है। बौद्ध धर्म का दूसरे अर्थों में यदि कहें कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही बौद्ध धर्म है। तो क्या सरकारों को क्या परिवर्तन करना होगा आपकी नज़र में? देखो, सरकारों को तो क्या, हमें सरकार ही परिवर्तित करनी होगी। जिस विचारधारा की सरकार है, अभी तक एक विचारधारा की सरकार है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की सरकार आई ही नहीं है, तो इसलिए हम दूसरा कैसे कह सकते हैं? लेकिन उनके नाम का फायदा तो बड़े बड़े देखिए नेताओं ने उठा लिया। देखो, हम भी उनका फायदा उठाते हैं, हमने भी फायदा उठाया है। हमने जैसे प्रतिमाएं लगाई, हमने भी तो लगाई, फायदा हर को उठाएगा। लेकिन हम कितने लोग बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं? तो सरकारें क्यों चलेंगी? पहले हमें चलना होगा। क्या हमने अपने घर से घूंघट खत्म किया? क्या हमने अपनी माताओं बहनों को जो डरपोकता का जो साधन है, चूड़ियाँ, क्या उसके ऊपर कोई काम किया? हमें कुछ काम नहीं किया। सरपंच होने के बाद भी महिलाएं, उनको पुरुष ही सरपंची चलाते हैं, तो हमने महिलाओं को अधिकार देने का काम ही नहीं किया। संविधान को तो हम नहीं लागू होने दे रहे। हम कम से कम चलो संसद में हम लागू नहीं करते, घरों में तो लागू कर लो। चलिए, महिलाएं अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती हैं। चलिए, इनका कहना है कि पहले घरों से ये चीज़ें लागू होनी चाहिए संविधान का। हमारे साथ एडवोकेट रजत कलसन जी हैं। लगातार हरियाणा में एक प्रकार से कहें तो काफ़ी सक्रिय एडवोकेट माने जाते हैं, खासकर दलित वर्ग के तमाम मुद्दों को लेकर लड़ते रहते हैं। रजत जी, आज संविधान दिवस बना रहे हैं एक बार फिर से, 70 साल से लगातार संविधान दिवस ही बना रहा है देश। असल में क्या संविधान लागू हो पाया है? देखिए, संविधान आज के दिन जो हमारी सरकार थी सबसे पहली, और जो संसद थी उसने उसको स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था। लेकिन जो संविधान लागू होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, उसमें एक जानबूझकर इच्छा शक्ति में कमी की गई ताकि संविधान के उन प्रावधानों को लागू ना किया जा सके जिससे जो हाशिए पर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनको लाभ पहुँचे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर सरकार ये चाहती है कि कोई ना कोई इस तरह का एक बहुसंख्यक वर्ग हो जिनको चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाया फुसलाया जा सके, डराया जा सके, धमकाया जा सके। और इसलिए संविधान में जो शिक्षा की बातें हैं, जो संविधान में और जागरूकता की बातें हैं, वो उस वर्ग तक नहीं पहुँचाई गई एक डेलिबरेटली इंटेंशन के तहत, ताकि आसानी से उन लोगों की सरकारें बनती रहें। और यही प्रयास आज भी हो रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, पोलराइज्ड किया जा रहा है, और वोटरों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जब तक ये बात हम लोगों के जो बहुसंख्यक अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित वर्ग,
बहुजन समाज जिसको हम कहें वो लोग संगठित नहीं होंगे तो इस तरह के लोग अपने इरादों में कामयाब होते रहेंगे। देश में अब ऐसा दौर है कि ना सिर्फ हर बार, जैसे आप भी कह रहे थे कि हर महीने आंकड़े खासे खतरनाक आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में अब भी एट्रोसिटी के मुकदमे दर्ज होते हैं। ना सिर्फ एट्रोसिटी बल्कि बड़े बड़े आंदोलनों को कुचलने की साजिश भी की जा रही है। जैसे किसान आंदोलन में हमने देखा तमाम प्रयास किए गए। तो क्या लगता है कि जो आप जो जिक्र कर रहे हैं, जो हर बार संविधान दिवस पर चर्चा भी की जाती है कि इस प्रकार से निम्न स्तर तक पहुंचना होगा सरकारों को, क्या वो संभव हो पाएगा आपको लग रहा है? देखिए, आजकल जिस तरह की राजनीति की जा रही है, राजनीति के साथ बेशुमार पैसा जुड़ गया है। और आप लोगों ने पिछले 10-15 सालों में देखा होगा कि सरकारें गिराने के लिए, सरकारें बनाने के लिए एक एक MLAs को, एक एक MP को 100-100 करोड़ रुपए तक ऑफ़र किए जा रहे हैं। और सरकारों के साथ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनकी दुनिया के सबसे जो सूची है पूंजीपतियों के, उनमें टॉप 10 में पूंजीपति है और पूंजीपतियों में नाम है, वो लोग भी कहीं ना कहीं सरकार बनाने और गिरवाने में साथ खड़े हुए हैं। तो धन बल का खुला खेल चल रहा है। तो हर कोई व्यक्ति इससे जुड़ना चाहता है, पैसों के लालच में, रुतबे के लालच में, पदों के लालच में। तो इस तरह की जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। और चाहे उन लोगों के मुद्दों को लेकर या उनके महापुरुषों के नाम को लेकर राजनीति की जाती है और उन्हें छोटे छोटे से प्रलोभन देकर या फिर उनके छोटे छोटे कामों को साध कर उन लोगों के वोटों को साधने का काम किया जाता है। और कुल मिला के बात घूम फिर कर वहीं आती है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे, हम लोगों के जो विज़न है, हमारे महापुरुषों का विज़न है, वो पूरा होने वाला नहीं है। आप वकील हैं और पेशे से लगातार वकालत करते आ रहे हैं। पिछले 2 साल पहले आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि हम पर भी इस प्रकार के प्रेशर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, ये न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये जो कार्यपालिका, ये आज के दौर में एक प्रकार से राजनीति से मुक्त संस्थाएं लगती है आपको? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा पैसा और बाहुबल राजनीति में आ चुका है और जिन लोगों के पास आज की तारीख में सत्ता है, वो 1925 से नीचे ही नीचे इस देश को दीमक की तरह खोखला करने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने देश में इस तरह का ज़मीन के नीचे जैसे चूहे अंडरग्राउंड बिलों का जाल बिछा देते हैं, उन्होंने पूरे देश में इस तरह का जाल बिछा दिया है। और 2014 में इन लोगों की एंट्री हुई है और अब जो इनका विज़न है वो ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने का काम करें। इसके लिए मीडिया को भी डराया धमकाया गया है, लालच दिया गया है और उनको मैनेज किया गया है। इसी तरह जुडिशरी जो है, चाहे टॉपेस्ट अपेक्स कोर्ट की बात करें, चाहे हम लोएस्ट कोर्ट की बात करें, जजों को भी किसी को पद का लालच दिया गया है, किसी को पैसे का लालच दिया गया है, किसी को हनी ट्रैप में फंसाने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी इन्होंने साधने का काम किया है। इसी तरह और जो MP MLA, ये इनके लिए सबसे आसान काम है। इनको ख़रीदना और इनकी फ़रोख्त करना इनके लिए बड़ा सबसे आसान काम है। तो जो भी लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ थे, जिसे आप कह सकते हैं प्रेस कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं न्यायपालिका, इस समय बिल्कुल पंगु नज़र आ रही है। और आपकी बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जो रंजन गोगोई, केवल एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद उनके पास राफेल, उस टाइम राफेल और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे और देखते ही देखते रातों रात वो आपने देखा होगा कि वो फैसले सरकार के पक्ष में आए। रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्हें राज्यसभा का पद दे दिया गया। जो प्रोग्रेसिव जज थे उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। दीपक मिश्रा ने खुला नंगा नाच किया, जो अपने चीफ जस्टिस का कार्यकाल था उनका। और
अब जो इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे बोबडे, उन्होंने भी खुलेआम सरकार की जो प्रो गवर्नमेंट जो फैसले दिए हैं, और यही हाल मीडिया का है। हालांकि इन लोगों की सरेआम जो प्रोग्रेसिव मीडिया है, इनको नंगा करने का काम भी करता रहा है। हम लोग, हमारे संगठन और भी जितने भी प्रोग्रेसिव संगठन हैं, वो इन लोगों को नंगा करने का काम करते रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने एजेंडे पर तय हैं, और इनका जो एजेंडा है, जो संसद पर और सुप्रीम कोर्ट पर, मिलिट्री पर भगवा झंडा फहराने का, ये उस एजेंडे पर लगे हुए हैं। इनको तिरंगे झंडे से कोई सरोकार नहीं है, और देश के लिए बहुत ख़तरनाक स्थिति है। जिस तरह से मिलिट्री के लोगों को एक एजेंडे के तहत प्रोवोक किया जा रहा है, राष्ट्रवाद की फर्जी भावनाएं भड़काई जा रही हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में भी जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री ने तख्ता पलट किया, इस तरह के हालात पैदा हो जाएं और कोई एक बंदा, एक शासक, परमानेंट शासक यहाँ पर बनने की अपनी सपना पूरा ना कर ले, जिस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। चलिए गंभीर बात रखी है रजत कलसन जी ने, जो आज के दौर में वाकई में हमारे साथ हम भारत के लोग, जो एक प्रकार से वैचारिक अभियान है लगातार चल रहा है। राजस्थान से आज हम यहाँ सरावा पहुँचे, आदमपुर तहसील का ये गांव। राममूर्ति स्वामी जो केंद्रीय इसकी समिति के एक प्रकार से प्रतिनिधि भी हैं। राममूर्ति जी, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या मायने आज संविधान दिवस मनाने के 70 साल के बाद, आप इसके बारे में कुछ बताएं। आज हम यहाँ पर संविधान दिवस के अवसर पर असरावा गांव के लोगों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए हैं। ये लोगों का मोह प्यार है, उन चेतनशील लोगों की भावना है कि हम लोग एक इस प्रकार का विमर्श करें, लोगों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को बचाने की बात को रखें। और मैं ये समझता हूँ कि एक दिन मात्र संविधान दिवस मना लेने से पूरे देश का, समाज का, आम नागरिकों का भला होने वाला नहीं है। जब तक हम तमाम तरीके के शोषित लोग एक मंच पर इकट्ठे नहीं होंगे, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके, लिंग भेद से ऊपर उठ करके जब हम संवैधानिक मूल्यों को बचाने की बात करेंगे, तो आज के इस कार्यक्रम का मैं मानता हूँ कि कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। संविधान लागू हुए देश में 70 साल तकरीबन हो चुके हैं। क्या लगता है आज भी कहीं ना कहीं कोई कमी दिखती है? क्योंकि गाहे बगाहे हर कोई कह रहा है कि कोई संविधान पर अंगुली उठाता है, कोई आरक्षण व्यवस्था पर अंगुली उठाता है, कोई मौजूदा सरकार पर अंगुली उठाता है। कहीं ना कहीं ये संविधान के लचीलेपन का फ़ायदा है, या वाकई में यहाँ की सरकारों ने वो जो संविधान का जो मूल भावना थी उसको यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाई? सीधा अर्थ में इस बात को लेकर के कहूँगा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिए थे, लिखित में स्वीकृत हो जाना और व्यवहार में लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें, लोकतंत्र में तानाशाही का जो स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, तो किस प्रकार से हम उम्मीद करेंगे कि नागरिकों के हक और अधिकार की बात बराबर चलती रहेगी। तो मैं सबसे बड़ा दोष इस बात को मानता हूं कि आम आदमी संवैधानिक मूल्यों को अपने दिल से स्वीकार करते हुए समाज में उस व्यवस्था को अपने घर परिवार से, सभी के बीच से लागू करते हुए आगे बढ़े। और जहाँ पे जो सत्ता पे बैठे लोग जो संवैधानिक मूल्यों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें एक सशक्त जन विपक्ष बनाने की आवश्यकता है कि तमाम तरीके के शोषण के खिलाफ हम सभी लोगों को एक भारत के नागरिक की हैसियत से सभी और विषमताओं को भूलते हुए कि हम सब भारत के लोग हैं, उसी बात को लेकर के एक मंच पर हमें इकट्ठा होना होगा। जन विपक्ष के दबाव के ऊपर जो ये सरकारें झुकेंगी और ये संविधान पूर्णतः लागू होगा, उसकी मूल भावना जो है धरातल पर उतरेगी। चलिए हम भारत के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने में, अपनी विचार वहां तक पहुंचाने में। हमारे साथ शिषपाल आर्य जी हैं, हम भारत के लोग के ये भी एक प्रतिनिधि सक्रिय। आज असरावा पहुंचे, लोगों से मिले हैं, संविधान के बारे में चर्चा हुई है। क्या कुछ महत्वपूर्ण इससे एक प्रकार से गुड़ निकल कर आया है? सबसे पहले मंदरूप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें काफ़ी समय देते हो आप। यहाँ आने के बाद हमें ये पता लगा है कि संविधान में जो जो चीज़ें लिखी है और उन चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिली है। जिस प्रकार हम भारत के लोगों का, हमारी जन चेतना मंच है या वैचारिक मंच है, इसका यही काम है कि हम गाँव में जाकर सेमिनार करें और वहाँ इन लोगों से इस चेतना की आवाज़ उठाएं कि जो जो चीज़ें हमें संविधान में मिली है उसके प्रति हमें सचेत हों। तो यहाँ हमें ये संदेश मिला है। यहाँ हमारे जो बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें आपस में जातियाँ ख़त्म करना, शिक्षित बनना और
शिक्षित बनने का मतलब नहीं है, इन्होंने ये 3 चीज़ें बताई है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो, नहीं संघर्ष यानी आंदोलित रहो। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो होते रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि आज ये 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उस संविधान के लागू होने के कारण आज हमें इसी स्टेज पर आए हैं, ये सारा इस संविधान की ही वजह है। तो ये बात है जी। चलिए हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन क्लब है जो असरावा के यहाँ के प्रतिनिधि हैं। क्या नाम बताया सर आपका? सुग्रीव सर। सुग्रीव जी, आज आपने यहाँ पर कार्यक्रम किया, संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर ग्रामीण भी जुटे, खासकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। किस प्रकार संविधान दिवस पर आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं इसके जरिए? आज का जो संविधान दिवस है, इस पर मैं पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को इसके ऊपर स्पेशल थैंक्स कहूँगा कि आपने समय दिया, और सभी देशवासियों को इसके लिए मैं स्पेशल बधाइयाँ देता हूँ। और यहाँ आप सभी आए, इसके लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी संविधान दिवस हमने ये पहली बार सेलिब्रेट किया है, जिसकी रूपरेखा हमने अलग प्रकार से की है, क्योंकि गाँव में अक्सर क्या होता है कि संविधान के विषय में कोई जानता ही नहीं है, ना उसको कोई पढ़ता है, और सरकारें इस प्रकार की आ गई कि संविधान की तरफ से भटकाने के लिए काम कर रही है, ना कि संविधान पढ़ाने के लिए कर रही है। तो उस विषय में मुझे लग रहा है कि हमें अपने लेवल पर ऐसे स्टेज तैयार करके संविधान के विषय पर हमें जानना चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए, उसको समझना चाहिए, और उसको लागू करने के लिए हमें संघर्षरत रहना चाहिए। चलिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट क्लब असरावा की तरफ आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। हम भारत के लोग की टीम भी यहाँ पर भादरा से स्पेशल पहुँची। हमने बौद्ध भिक्षु से भी चर्चा की, एडवोकेट रजत कलसन से भी चर्चा की। तमाम लोगों की एक सोच है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जो संविधान सभा ने जो संविधान एक प्रकार से अंगीकृत करने के लिए जो उस समय संकल्प लिया था, वो कहीं ना कहीं अछूता है अभी भी, और जो उसकी मूल भावना है वो कहीं ना कहीं उतर नहीं पाई है इस भारतीय लोकतंत्र में। ज़रूरत है हर बच्चे को शिक्षित होने की और हर बच्चे को संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।